चलिए सुपर टेट वाले अब तैयार हो जाएं। सुपर टेट की ये जो शिक्षण कौशल की सीरीज स्टार्ट हो गई है और हर सीरीज में 15-15 क्वेश्चन रहेंगे और आप 15 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आप सही करते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही गजब के इसमें क्वेश्चन है, जो कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन्हीं को देखते हुए ये प्रश्न को तैयार किया गया है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन देर न करते हुए। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लाइक भी कर लेंगे, और जो मित्र थोड़ा सा इसको शेयर करना चाहते हैं उसको शेयर कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए, फालतू की बात नहीं करेंगे हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत गजब के क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि शिक्षण की किस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ये पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, तो परियोजना, प्रोजेक्ट विधि इनके जन्मदाता कौन है भैया? तो किलपैट्रिक। कौन है इनके जन्मदाता? किलपैट्रिक। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम व्याख्या भी देख लेते हैं, साथ ही साथ व्याख्या देखते चलेंगे तो जिससे और भी बनने वाले प्रश्न थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे और ये रिवाइज एक बार हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या में क्या लिखा है कि परियोजना विधि जो है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं और इस विधि में स्वयं छात्र सक्रिय होकर योजना बनाते हैं, सक्रिय होकर योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं, जबकि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इसमें छात्रों में सामाजिकता और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। अतः जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट विधि। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न तरफ हम बात करते हैं। जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण के अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत क्रियाशीलता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस बात पर बल देता है? शिक्षकों को हमेशा बोलते रहना चाहिए, या शिक्षक स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, और कक्षा में हमेशा खेल कूद का माहौल होना चाहिए, केवल गृह कार्य के माध्यम सीखना चाहिए। चलिए तो देखिए, जो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि शिक्षक को कक्षा में हमेशा बोलता रहना चाहिए, एकदम गलत है। छात्र स्वयं करके सीखें, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये राइट आंसर है। और गलत ये भी होगा, कक्षा में हमेशा खेलकूद का माहौल होना चाहिए, केवल गृह कार्य का माध्यम। ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे इसकी तरफ हम व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि छात्र ज्ञान को रटने के बजाय, ठीक, रोट लर्निंग नहीं सिखाना है उसको, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि ज्ञान को रटने के बजाय उसे क्रिया करके, हाथ से कार्य करके सीखे। जब बच्चे स्वयं किसी कार्य को करते हैं तो उनका अधिगम अस्थायी और प्रभावी होता है। इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संचालित समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्तमान में संचालित जो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केवल प्रतिभावन प्रतिभावना होना चाहिए, केवल प्रतिभावना बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देना चाहिए। ये भाई एकदम गलत है। यहाँ पे लिखा है कि केवल प्रतिभावान बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देना चाहिए, एकदम गलत है। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से विशेष स्कूल खोलना चाहिए, ये भी गलत है। बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चे सामान्य और विशिष्ट को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना चाहिए, ये एकदम राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा यही कहता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को क्या, एक समान शिक्षा देनी चाहिए, और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। चलिए थोड़ा सा इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों, चाहे वह सामान्य रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से विशिष्ट, दिव्यांग हो, या उन्हें किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में हो और एक ही कक्षा के समान रूप से शिक्षा के अवसर दिए जाए। अतः कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासों के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
की शुरुआत किस राष्ट्रीय शिक्षा के नीति के तहत की गई थी? जो प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास है उसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 गलत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, किसके तहत? 1986। 20 भी गलत, 64 भी गलत। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनपीई 1986 की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1987-88 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं जैसे 2 कमरे, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, मानचित्र और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। अतः उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई में व्यापक शब्द का सही अर्थ क्या है? कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंसिव। चलिए, केवल शिक्षक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, केवल पाठ्य सामग्री क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, या शैक्षिक सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विस्तृत मूल्यांकन करना, या वर्ष में केवल एक बार अंतिम परीक्षा लेना। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विस्तृत मूल्यांकन करना। ठीक, थोड़ी सी हम व्याख्या चर्चा कर लेते हैं। व्याख्या तो लिखा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ छात्र के विकास के सभी पक्षों से है। इसमें छात्र के विषय संबंधी ज्ञान, शैक्षिक के साथ साथ उसके व्यवहार, खेल कूद, जीवन कौशल और रुचियां, सह शैक्षिक का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलिए इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है कि शिक्षण की आगमन विधि की सही तार्किक क्रम क्या है? क्या नियम पहले है, फिर उदाहरण, फिर निरीक्षण, सत्यापन, या उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन, विचार, नियम, उदाहरण, निष्कर्ष, या नियम, सत्यापन, उदाहरण, निष्कर्ष। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले जो शिक्षण का आगमन विधि होती है, सबसे पहले हम उदाहरण बताते हैं। क्या बताते हैं? उदाहरण। फिर उसका हम लोग निरीक्षण करते हैं, फिर सामान्यीकरण होता है, फिर सत्यापन करते हैं। तो राइट आंसर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसकी थोड़ा सा हम लोग व्याख्या चर्चा कर लेते हैं कि आगमन विधि में सबसे पहले शिक्षक के समान विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर छात्र उसका निरीक्षण करते हैं। इसके आधार पर एक नियम या सामान्यीकरण निकाला जाता है और अंत में इसका सत्यापन किया जाता है, और यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। कहाँ चलती है? विशिष्ट से सामान्य। ये शिक्षण का एक सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये विधि कहाँ किधर चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? देखिए, ये कह रहा है कि भारत में बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? क्या स्वामी विवेकानंद थे, क्या महात्मा गांधी थे, कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे? चलिए इसका आंसर करिए। जो राइट इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में जो बुनियादी शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन, उसका प्रतिपादक महात्मा गांधी थे। कौन थे उसके प्रतिपादक? महात्मा गांधी। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा गांधी सन 1937 में वर्धा में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का प्रस्ताव रखा था। इस योजना में 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने और मातृभाषा पर हस्तशिल्प आधारित शिक्षा पर बल दिया गया था, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। ये वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। ठीक, चलिए तालीम में होता है शिक्षा, ठीक ना? शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाया था। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा में अंक या ग्रेड प्रदान करना, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयां उनके कारणों का पता लगाना, या छात्रों की बुद्धि लब्धि
IQ का सटीक मापन करना। चलिए इसका आंसर करिए, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयां और उनके कारणों का पता लगाना। ठीक, चलिए इसके थोड़ी सी हम लोग व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। व्याख्या क्या लिखा है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य छात्रों की पढ़ाई में आ रही कमियां, समस्या और उनके पीछे के कारणों को पहचानना होता है, और इस परीक्षण के बाद ही शिक्षक उन कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग अपनाता है। अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आदर्श शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। चलिए इसका आंसर करिए। ये पूछ रहा है किसके, प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, प्राइमरी के लिए। ठीक, तो ये प्राइमरी के लिए पूछ रहा है, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, 1:30, यानी कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक का होना आवश्यक है। अगर यही जूनियर के लिए पूछता तो 1:35 हो जाता। ठीक, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या लिखा है कि RTE एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक छात्र 30 पर एक शिक्षक का होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 तक यह अनुपात कितना होना चाहिए, तो 1:35 होता है। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए आ गया भैया सूक्ष्म शिक्षण का ये टॉपिक, बहुत ही गजब का है ये, इसको भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो माइक्रो टीचिंग साइकिल का सबसे पहला पद कौन सा होता है, शिक्षण होता है, प्रतिपुष्टि होती है, पाठ्य योजना होता है, या पुनः शिक्षण होता है। चलिए इसका आंसर करिए। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इसकी पाठ्य योजना बनाएंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, व्याख्या में देखिए क्या लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल कितने चरण होते हैं, तो 6 होते हैं, जिनमें सबसे पहला चरण पाठ का योजना बनाना यानी प्लानिंग होता है। और इसका पूरा क्रम देखिए, यहाँ पे पाठ का योजना बनाएंगे और वो भी कितना, 6 मिनट का। फिर इसके बाद 6 मिनट का आपका प्रतिपुष्टि होगा, फिर पुनः योजना बनाएंगे 12 मिनट का, फिर पुनः 6 मिनट का आपका प्रतिपुष्टि होगा। और इसमें कुल कितने मिनट लगते हैं, तो 36 मिनट। कितने लग जाते हैं, 36 मिनट। इसलिए जो सही उत्तर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि शिक्षण की प्रसिद्ध प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर मेथड का जनक किसे माना जाता है, प्लेटो को, सुकरात को, अरस्तु को, कि जॉन डेवी को। शिक्षण के प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन थे भैया, तो कौन थे, सुकरात। कौन थे, सुकरात। ठीक ना, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे, सुकरात थे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ लिखा है कि शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधि के जनक महान यूनानी दार्शनिक सुकरात, इसी कारण इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। और इस विधि में शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालता है। इसलिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के लिए डाल्टन प्रशिक्षण यानी कि डाल्टन प्लान का विकास किसने किया, तो हेलन पार्खस्ट। कौन किया था डाल्टन विधि, हेलन। और इन 3 ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, जो पहला ही ऑप्शन आपका है हेलन पार्खस्ट। चलिए इसमें लिखा है कि डाल्टन विधि का विकास अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलन पार्खस्ट ने किया था। यह विधि समय सारणी और परीक्षाओं के बंधनों से मुक्त होती है। यहाँ बच्चों अपनी गति, क्षमता, रुचि के अनुसार ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से सीखते हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मिस हेलन पार्खस्ट। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में कौन सा नियम शामिल नहीं है। क्या तत्परता का नियम शामिल नहीं है, कि अभ्यास का नियम शामिल नहीं है, कि प्रभाव का नियम, कि बहु अनुक्रिया का नियम। तो कौन सा नियम नहीं शामिल है, तो बहु अनुक्रिया। ये तीनों शामिल है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ठीक, थोड़ी सी हम व्याख्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे भैया, 3 नियम। तत्परता का नियम दिए थे, अभ्यास का नियम दिए थे और
प्रभाव या संतोष का नियम। बहुअंकुरिया का नियम उनके 5 गौण नियम है, ठीक है ना, उनमें से आते हैं और आप जान ही रहे हैं, ये बहुत क्वेश्चन आसान था। चलिए आगे अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए गठित यशपाल समिति 1922 की रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक क्या था? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा आधारित शिक्षा या बिना बोझ के सीखना यानी लर्निंग विदाउट बर्डन और पर्यावरण और मूल्य आधारित शिक्षा शिक्षक शिक्षा की सुदृढ़ीकरण। चलिए इसका आंसर करिए 14वां नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के सीखना। बिना बोझ के यानी आपको बिना बोझ के सीखना है, बहुत प्रेशर लेके नहीं सीखना है और ना बच्चों को सिखाना है। चलिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित की गई समिति 1933, कब? 1933। इसकी जो अध्यक्षता कौन किए थे? प्रोफेसर यशपाल, जिसका शीर्षक बना बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन था। और इस मुख्य उद्देश्य स्कूल बच्चे के बस्ते का बोझ को कम करना और पाठ्य वस्तुओं को व्यवहारिक बनाना तथा उत्तर जो राइट है होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिए कि लिखा है कि कुशल कक्षा प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गुण क्या होना चाहिए? अत्यधिक कठोर और अनुशासन प्रिय होना चाहिए, विषय का प्रकांड विद्वान होना चाहिए, धैर्य सहनशीलता होना चाहिए, आकर्षक शारीरिक बनावट होना चाहिए। चलिए इसका आंसर करिए 15वां नंबर का, तो धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए, ठीक ना। इसको व्याख्या थोड़ा सा हम इसकी देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता वाले विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और शिक्षण और कक्षा प्रबंधन के दौरान बच्चों की जिज्ञासाओं, त्रुटियों और शरारतों को सही दिशा में देने के लिए शिक्षक के पास धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए, सबसे अनिवार्य गुण है। अतः उत्तर कौन सा होगा? राइट, सी। ठीक, ये रहा आज का कौशल विकास का ये 15 प्रश्न, और ऐसे ही ये डेली सीरीज आपको मिलती रहेगी। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।